नमस्ते सबको। थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आकांक्षा, ओसामा, क्रिएटिव डिग्निटी की सारी टीम, हम उनके साथ काम कर रहे हैं। मेरा नाम भावना जैमिनी है। मैं वैसे तो मेरी पढ़ाई आर्किटेक्चर में हुई है, लेकिन अब मैं और बहुत ही तरह तरह के काम करती हूँ जो अभी समझाना मुश्किल है। लेकिन मैं आपको एक छोटे से प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। हमारे यहाँ पे आर्टिजन्स भी हैं उस गांव से जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। तो मैं भुज में रहती हूँ। भुज एक सिटी टाउन है कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, जो कि आर्टिजन्स तो सब लोग जानते ही हैं क्योंकि वो बहुत रिच है। वहाँ पे वीवर्स हैं, ब्लॉक प्रिंटर्स हैं, कॉपर बेल मेकर्स हैं, पॉटर्स हैं, बहुत ही रिच है। तो वहाँ पे एक गांव है भुजोड़ी जहाँ पे वीविंग का बहुत अच्छा काम होता है। उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, कच्ची शॉल। लेकिन एक दिन वहाँ पे कुछ वीवर्स, उनको ख्याल आया कि जब हम अपने गांव में आते हैं तो गांव में ऐसा लगता नहीं है कि ये आर्टिजन्स का विलेज है। ये तो कोई भी गांव हो सकता है क्योंकि अभी आर्टिजन्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, दूर दूर तक जा रहे हैं। इंडिया में इतने सारी जगह एग्जीबिशंस करते हैं, इंडिया के बाहर भी जाते हैं। लेकिन गांव के अंदर ऐसा कुछ नहीं लगता कि यहाँ पे कारीगर रहते हैं। जो अभी ओसामा भी बात कर रहे थे कि हम कारीगर हैं, तो वो हमारी पहचान, हमारी जगह उसमें कैसे निकल कर आए। तो उससे उस उसके बारे में फिर हमने सोचना शुरू किया कि ऐसा क्यों हो गया है। एक तो मार्केट्स की वजह से, क्योंकि आप लोग भी, हम जब भी क्राफ्ट्स की बात करते हैं या किसी भी आर्टिजन्स की बात करते हैं तो सबसे पहले इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात होती है कि मार्केट से कैसे जुड़ा जाए, कैसे। पर वो सोच बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अल्टीमेटली हमको अपना हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसको बेचने की ज़रूरत है, मार्केट्स की ज़रूरत है। लेकिन सिर्फ उस पे फोकस करने से हम बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। जैसे भुजोड़ी में अगर आप जाओगे तो सडनली वहाँ पे क्या हुआ कि क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आने लग गए हैं अभी, तो जो बाहर की कंपनीज़ हैं और ऐसी कंपनीज जिनका कोई रिलेशनशिप नहीं है आर्ट से, जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट, कैंपा कोला, उन्होंने आके एडवर्टाइजमेंट करनी शुरू कर दी। उन्होंने गांव वालों को बोला कि ये लो 3-4 हज़ार रुपये, हम आपको, हमें अपना घर दे दो तो हम अपने आपके पूरे घर पे ये पेंटिंग कर देंगे। तो अब वो जोड़ी में हर तीसरे गांव के ऊपर अल्ट्राटेक और कैंपा कोला की एडवर्टीजमेंट है, जो कि उससे कुछ रिलेटेड नहीं है। लेकिन ये होता है जब हम मार्केट्स पे सब कुछ छोड़ देते हैं तो फिर मार्केट्स डिसाइड करने लग जाते हैं कि हमारी पहचान क्या है। तो उसको हमने सोचा कि उसको कैसे हम बदलें। तो उससे हमने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत करी, भुजोरी मेमोरी प्रोजेक्ट। तो उससे रिलेटेड ही मैं आपके साथ एक वर्कशॉप करना चाहूँगी आज। वर्कशॉप का नाम है पीपल प्लेसेस थिंग्स। पीपल माने लोग, प्लेसेस माने जगह, और थिंग्स मतलब वस्तुएं। तो किसी भी चीज़, इस जो हम वर्कशॉप के बारे में बात कर रहे थे, एक तो मेमोरी की बात करें, अपनी याद के बारे में बात कर रहे हैं। तो याद किस से जुड़ी होती है? या तो वो लोगों से जुड़ी होती है, या फिर किसी जगह से जुड़ी होती है, या फिर किसी वस्तु से जुड़ी होती है, या इन तीन चीज़ों से भी मिलके एक चीज़ जुड़ी होती है। तो जब हम क्राफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं, अपनी पहचान के बारे में बात कर रहे हैं, हमारी पहचान भी, हमारे क्राफ्ट की पहचान भी इन तीन चीज़ों से मिलकर जुड़ी होती है। लेकिन बहुत बार क्योंकि जब हम एक अपने क्राफ्ट को सिर्फ प्रोडक्ट समझने लगते हैं तो ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें छूट जाती हैं। जैसे कि भुजोड़ी में मैं जब गई तो जब हम वीवर्स के घर जाने लगे, उनसे बात करने लगे, तो हमने देखा कि हर घर में एक बाबा साहेब अम्बेडकर की फ़ोटो है। और वो मैंने पहले नोटिस नहीं किया था क्योंकि पहले मैं भी सिर्फ एक ग्राहक बन के जाती थी कि अच्छा देखा, ये शॉल अच्छी लगी, ले ली। पर जब हम इस प्रोजेक्ट पे काम करने लगे तो हमने देखा कि ये बाबा साहेब अम्बेडकर की फ़ोटो इतनी इम्पॉर्टेंट है, वो सबके घर में है क्योंकि उनकी पहचान उनके समाज के काम से जुड़ी हुई है। लेकिन जब भी हम भुजोड़ी की शॉल की बात करते हैं तो उसका कभी जिक्र नहीं होता।
तो इसीलिए हमने सोचा कि ये सारी चीज़ों को कैसे डॉक्यूमेंट किया जाए और आप खुद कैसे डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, और खुद अपने क्राफ्ट के बारे में भी कैसे आप सोच सकते हो। अभी जब ओसामा बात कर रहे थे कि आप यहाँ पे डिजिटल अवार्ड सेरेमनी के लिए आए हो, तो ऑब्वियसली आपको पता है इंस्टाग्राम, फेसबुक, पर इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी हम कभी कभार सिर्फ वो चीज़ें डालना चाहते हैं जो कि अच्छा इस रील पे इतने लाइक्स आ गए तो अभी ऐसे ही रील्स बनाते हैं, ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है तो इसके बारे में फ़ोटो करते हैं। तो लेकिन जो सुबह भी बात हो रही थी कि हम सिर्फ प्लेटफॉर्म्स पे यूज़र्स ना बने, हम अपना कंट्रोल, अपने राइट्स कैसे वापस लें। तो हम अपनी पहचान ना खोकर इन प्लेटफॉर्म्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप सबके पास एक, आपको सुबह बैग मिला होगा, उसमें एक नोटबुक होगी। तो मैं चाहती हूँ आप 5 मिनट लो, 5 से 7 मिनट, आप 3 कॉलम बना लीजिए उस अपने नोटपैड में, पीपल, प्लेसेस और थिंग्स का। पीपल माने लोग, प्लेसेस जगह। इस पे जो आपके पास है उस पे हम बाद में आएंगे, उसको आप रखिए। और ऑब्जेक्ट्स माने वस्तु। तो आपको पीपल वाले कॉलम में निकला आपसे क्राफ्ट से जुड़े हुए कौन कौन से लोग हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, आर्टिजन्स हो सकते हैं, वो ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपकी हेल्प करी, क्रिएटिव डिग्निटी से जुड़े हो सकते हैं, ओसामा हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो आपको लगता है कि आपकी क्राफ्ट की मदद कर, जो आज आपका क्राफ्ट है उस तक, वहाँ तक पहुँचने में कौन कौन से लोग हैं जो जुड़े हुए हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फिर प्लेसेस, जगह। तो एक तो है कि आप लोग सब एक जगह से जुड़े हुए हैं। बनारस के व्यूअर्स बनारस में काम करते हैं, भुजोड़ी के व्यूअर्स भुजोड़ी में काम करते हैं। लेकिन भुजोड़ी में जो धागा आता है वो तो कहीं और से आता है, वो कोई फार्मर्स बनाते हैं, वो कहीं और उगता है। तो ऐसे कौन कौन सी जगह है आपसे क्राफ्ट से जुड़ी हुई जो कि इम्पोर्टेंट है। कोई बाहर की जगह हो सकते हैं, सेंटा फे में एक बड़ी मार्केट लगती है यूएस में जिसमें आप लोग जाते हैं, कोई आपके आर्टिजन्स पहली बार गए होंगे। तो जगह सब समझ गए। और फिर वस्तुएं, थिंग्स। कौन सी थिंग्स इम्पॉर्टेंट है? क्या मोबाइल इम्पॉर्टेंट है? लूम तो इम्पॉर्टेंट है ही, पर लूम से आगे बढ़ के और कौन कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो आपको अपने क्राफ्ट से जुड़े रहने में, उसको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। और अगर कोई आर्टिजन्स नहीं भी है, आप भी ये एक्सरसाइज कर सकते हो अपने काम से, आप जो भी काम करते हो उससे जुड़ी हो सकती है ये। सो आई वुड इनकरेज कि सब पार्टिसिपेट करें। तो 5 से 7 मिनट आप लेके एक बार थोड़ा लिखिए, उसके बाद फिर हम आगे का काम करेंगे। आगे बढ़े। ओके, तो मुझे 2 या 3 वॉलंटियर्स चाहिए आपकी इस ग्रुप में से जो शेयर करेंगे उन्होंने क्या लिखा है। आई हैव वन हियर, 2 मोर, ओके देयर, एंड मे बी 1 मोर, ओके हियर। हेलो, एक्चुअली मेरा नाम योगेश है। मेरा जो क्राफ्ट है, मैं महाराष्ट्र का ट्रेडिशनल पैठनी है। मैं इसके रिलेटेड जो भी है प्लेस है, पीपल्स है, थिंग्स है, मैं बताता हूँ। पीपल्स में व्यूअर्स हैं जो हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और उसमें अभी जो हम लोग अभी क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट हम लोग होलसेल में देते हैं, वो जो शॉप्सकीपर हुए उन्होंने लिखा, उनका नाम लिखा है। और जिनसे हम लोग मॉडल्स करते हैं प्रोडक्ट का, उन लोगों का नाम लिखा है। प्लेस में हम सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। और जो अब लोग हमारा प्रोडक्ट जहाँ पे हम लोग सेल करते हैं, एग्जीबिशंस, वो एक लिखा है। और वर्कशॉप में जैसे क्रिएटिव डिग्निटी, हम लोग उनको बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखने को मिली। और थिंग्स में लिखा है हम लोगों ने रॉ मटेरियल्स, लूम्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, उसमें से इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब। अभी बहुत यूट्यूब में तो लाइव सेल कर सकते हैं। बस, थैंक यू।
मेरा नाम मीना पटेल है, मैं राजकोट गुजरात से हूँ। पीपल में मैंने लिखा है, पहला नाम है मेरी ग्रैंड मदर, जिससे मैंने क्रोशेट सीखा है। मेरी प्रोडक्ट्स है हैंड क्रोशेट, जो क्रोशियो से हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं। फिर मेरा मदर जिसको मैंने देखा वो वर्क करते हुए, फिर मेरी बड़ी सिस्टर से मैंने ज़्यादा सीखा। फिर आर्टिस्ट, जो हमारे साथ आर्टिस्ट जुड़े, ऑलमोस्ट 350 ऑफ आर्टिस्ट हैं, तो उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। फिर हमारे टीचर्स हैं, जैसे आर्टिस्ट ही टीचर है, फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म या कुछ भी ऐसे सिखा है वो सब टीचर्स हैं। फिर बायर्स है, डिजाइनर्स है, जिन्होंने डिमांड की कि इस टाइप की प्रोडक्ट चाहिए और हमने वो चैलेंजेस ली और प्रोडक्ट बनाई, तो उसके थ्रू हमको सीखने मिला। तो ये है पीपल। फिर प्लेसेस हैं, तो फिर मेरा गांव है जहाँ पे मैंने पहली बार सीखा क्रोशेट, पगेड़ी। फिर जामनगर जहाँ पे मेरी पढ़ाई हुई, और वहाँ की स्कूल पे क्रोशे का कुछ सिखाते थे। मेरी क्लास में नहीं सिखाते थे, लेकिन जो जिसको होम साइंस था उसको सिखाते थे, तो उसका नाम है जहाँ से मैंने आगे और सीखा। फिर राजकोट, जहाँ से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया ये क्रोशे के लिए। फिर है अहमदाबाद, जहाँ से मैंने पहली बार रॉ मटेरियल परचेज़ किया। फिर दिल्ली, जहाँ से मैंने मटेरियल परचेज़ किया। फिर है नेदरलैंड, जो मेरा पहला ऑर्डर वहीं से आया था, नेदरलैंड। फिर इटाली, ऑस्ट्रेलिया। फिर कच्छ है, तो इंस्पिरेशन है फॉर ऑल आर्ट क्राफ्ट के लिए। फिर जयपुर है, जो इंडिया में मैंने पहली बार वहाँ पे सेल करना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा पहले एक्सपोर्ट ही था, फिर मैंने इंडिया में स्टार्ट किया। फिर ऑब्जेक्ट्स में मेरा पहला ऑब्जेक्ट है मेरा लैपटॉप, जिससे मेरा पूरा बिजनेस मेरा लैपटॉप और मोबाइल से है। तो पहला मैंने जब मेरे वर्क स्टार्ट किया तब मोबाइल, ये स्मार्टफोन नहीं थे, लैपटॉप थे। तो मेरा पहला जो वर्क था वो लैपटॉप से था, और पहला ऑर्डर मेरा लैपटॉप से आया था। क्योंकि मेरी जो सारी प्रोडक्ट्स हैं, मैंने कभी फिजिकली मुझे कोई ऑर्डर्स नहीं मिले हैं। सारा मुझे मेरा B2B प्लेस से ही ऑर्डर है। मेरा मेनली बल्क ऑर्डर्स का है, और B2B प्लेटफॉर्म से ही मुझे ऑर्डर्स आते हैं। दूसरा मोबाइल, फिर हमारा थ्रेड्स जिससे हम प्रोडक्ट बनाते हैं, और हुक। फिर है B2B पोर्टल्स, जहाँ पे हम हमारा कैटलॉग अपलोड करते हैं और जहाँ से मुझे ऑर्डर्स मिलते हैं। फिर AI अभी नया आया है, तो उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, जैसे कैटलॉग बनाना, कंटेंट राइटिंग एंड एवरीथिंग। फिर गूगल है, पिंटरेस्ट है, जहाँ से हम डिज़ाइंस को देखते हैं, न्यू इंस्पिरेशंस लेते हैं। और फिर ये पिंटरेस्ट से ही हम डिज़ाइन सब चेक करते हैं, फिर न्यू डिज़ाइंस कैसे डेवलप करनी है। फिर यूट्यूब है, जहाँ से हम लर्न करते हैं हमारे आर्टिस्ट को। फिर व्हाट्सअप है, लास्ट नॉट लीस्ट, क्योंकि व्हाट्सअप से हम पूरे सब आर्टिस्ट को हम वर्कशॉप लेते हैं, ऑनलाइन वर्कशॉप, उसको सिखाते हैं कि ये डिज़ाइन कैसे। क्योंकि हमारे जो आर्टिस्ट है पूरे गुजरात में अलग अलग विलेजेस है, गाँव से है, सिटी में है। तो एक ऑर्डर से 1000 पीस का तो हम सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो सबको कैसे सिखाना है कि यही साइज़ आनी चाहिए। तो हर एक स्टिच हम उसको व्हाट्सअप से कॉन्फ्रेंस करके सिखाते हैं कि आपको यहाँ ऐसे लेना है, ऐसे लेना है, साइजिंग ऐसे आनी चाहिए, कलर्स ये लेने हैं। रॉ मटेरियल तो हम कोरियर से पहुँचा देते हैं, लेकिन डिज़ाइन कैसे डेवलप करनी है वो हम ये व्हाट्सअप या फिर गूगल मीट से हम करते हैं। थैंक यू। Yeah, good morning to you all. My roots are somewhere close to the place which I'm mentioning. This is about Kondapalli toys, which are actually known throughout the world. The paradox is, in spite of getting a GA tag way back in 1999, the toys are not enjoying the market which would be desirable. The multiple challenges are there, as I know. While the authenticity and the source, everything is kind of is assuring, because GA tag, that doesn't necessarily alleviate the sufferings of the people. The lack of demand is because of the mass production of plastic toys, and is one reason. So somehow it's not only about Kondapalli toys, our traditional handicrafts, I think overall have to be protected against the onslaught of other things. I mean, we have opened up our nation to global, that's good.
but some kind of protectionism is required. And also the working capital and all these things, I mean, some focus is required. And even raw material, I came to know that raw material shortage is there. That again shows the wood which is required. It only means what? The basic wood, that white poniki wood, which is very famous, is not accessible. So there are multiple problems. I just give you one example. It could be in saris, Pochampalli saris, it could be many other things. Thank you. Thank you. Thank you for sharing. सबने लिख लिया ना? ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं. आपने कभी जीन मेकिंग के बारे में सुना है? किसी ने यहाँ, किसी को पता है जीन क्या होता है? मैगजीन तो सुना है, मैगजीन सुना है ना? तो मैगजीन से आता है, मैगजीन का मतलब पत्रिका, और मैगजीन से आता है जीन. तो अभी हम क्या करेंगे, हम सब अपनी एक एक पत्रिका बनाएंगे. जो जो आपने लिखा है उससे रिलेटेड मैं एक बार आपको उस पे आती हूँ. सबसे पहले हम सीखेंगे कि कैसे बनानी है ये पत्रिका. ठीक है, सबके हाथ में शीट है ना? ठीक है, अभी सबके पास जीन है. ठीक है, ये पत्रिका है. अभी हमको अपनी पत्रिका लिखनी है, और क्या लिखना है? तो जो अभी इससे पहले हमने पीपल, प्लेसेस, थिंग्स लिखा, आप सबने, आपके पास लिस्ट है, उस पे से आप कोई भी एक चीज़, दो चीज़ भी ले सकते हो, आपकी पत्रिका है. पर उसके बारे में एक कहानी लिखनी है. वो काल्पनिक भी हो सकती है, कोई सच्ची घटना जो आपके लिए हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. जैसे उन्होंने बताया कि उनका पहला ऑर्डर नेदरलैंड से आया, तो उसकी कहानी हो सकती है. किसी, जैसे भुजोड़ी में हमें बताया किसी ने कि जब काला कॉटन, जो ऑर्गेनिक कॉटन पे जब काम करना शुरू हुआ, तो वो वीवर्स के लिए बहुत बड़ी बात थी, और उनसे जो अभी रिसर्जेंस हुआ है भुजोड़ी में उनके काम में, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. पर किसी ने हमें एक पीर की कहानी भी एक बार बताई थी कि हर साल गांव के सारे वीवर्स मिलके एक मंदिर जाते हैं. तो ये कुछ भी हो सकती है. आप मार्केट्स के बारे में मत सोचो, प्रोडक्ट्स के बारे में मत सोचो, बस अपने क्राफ्ट और क्राफ्ट से जुड़ी एक कहानी, जो कि ये तीन, इसमें से कोई भी आप तीन चीज़ों से निकाल के लिख सकते हो. ठीक है, आपके पास कितना टाइम चाहिए? 15 मिनट, 15-20 मिनट्स लेंगे. पर फिर आप में से मैं 3-4 लोगों को यहाँ स्टेज पे बुलाऊंगी, और आपको अपनी जीन दिखानी, अपनी ये पत्रिका सबको दिखानी पड़ेगी. ठीक है, कोई प्रेशर नहीं है. ओके, ठीक है. तो मैं अभी उधर आती हूँ, और हम, आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. सुवीर विश्वास, मैं शांतिपुर नदिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल से आया हुआ हूँ, और अपना काम थे जामदानी वीविंग. और मैम ने जो टास्क दिया था उसके हिसाब से हमने अपना पीपल में लिया था, तो फैमिली बैकग्राउंड से. तो मैंने जो वीविंग का काम है वो मेरे पापा से सीखा हुआ है, तो उनसे मैंने जामदानी वीविंग सीखा हुआ है. मम्मी से मैंने जो ड्राफ्टिंग होती है, अपनी वार्पिंग होती है, वो सीखा हुआ है. ठीक है, और जब हमने खुद बिजनेस स्टार्ट करना चालू किया, उसके बाद पापा ने मुझे एक चीज़ बताई थी. जब मतलब स्टार्टिंग में जो बिजनेस स्टार्ट करता है, थोड़ा सा घूम लेते हैं दोस्त के साथ, तो पापा ने उस टाइम पे मुझे एक चीज़ बताई थी कि आप बिजनेस कर रहे हो तो आप अपनी बिजनेस में फोकस रखो, क्योंकि आपकी वजह से आपकी जो व्यूअर लोगो है उसकी पेट व भूख मिटती है. तो उसी के हिसाब से आप अपनी बिजनेस में इतना फोकस रखो कि आपकी वजह से 2-4-10 बंदे का पेट चलता है. और बंगाली में ये कहावत है कि बंगाली में बोलते हैं कि निजेर काज निजे करो, अन्यर दिके ताकिए থেকো না. बस ओके. मतलब हिंदी में बोलते हैं कि खुद का काम खुद करो और दूसरों को पेट भरो, काम दो, ऐसा है. थैंक यू.
सभी को नमस्ते। मैं मुकेश वर्धा से महाराष्ट्र का एक सबसे छोटा जिला हुआ करता था, अभी और एक दूसरा जिला बन गया है तो छोटा और बन गया है। लेकिन वर्धा डिस्ट्रिक्ट में वैसे भी टेक्सटाइल प्रिंटिंग की हिस्ट्री ज़्यादा कुछ मुझे मिली नहीं। जब मेरा खादी में काम चल रहा था, मैं खादी फार्म टू फैब्रिक कॉन्सेप्ट में काम करता हूँ। ये हमारे चेयरपर्सन डॉक्टर विभा गुप्ता ने ये सबसे पहले संकल्पना रखी है कि अगर खादी ऑर्गेनिक चाहिए तो उसमें रंग भी प्राकृतिक चाहिए। तो ये शुरुआत हुई थी 20 साल पहले। तो मैंने जब गांधीग्राम तमिलनाडु से ट्रेनिंग लिया तो मेरे डिस्ट्रिक्ट में क्या छपाई का काम चलता है इसको देखने के लिए मैंने एक साइकिल यात्रा निकाली थी। और मैं साइकिल से गांव-गांव घूमता था। 10 से 20 किलोमीटर चलाता था, 30 किलोमीटर, कभी 40 किलोमीटर एक दिन में। फिर जहाँ पे जैसे ग्राम पंचायत होता है, प्राइमरी स्कूल होता है, लोगों से बात करना, थोड़ी छपाई के बारे में हिस्ट्री को जानना, इसको मेरा ये कार्य चल रहा था। तो एक तरीका मुझसे वो, क्योंकि मैंने स्कूल में कभी वो भिंडी आलू वगैरह कभी प्रिंट किया था। स्कूल में हमारा टीचर ने वो इनोवेटिव कुछ मतलब क्रिएटिव कुछ क्लासेस लिया था। उसमें से मुझे ध्यान में आया कि अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसे छपाई का कोई कार्य तो चल नहीं रहा है। करीबन जो कार्य चल रहा है सुकलीबाई में वो 50 साल पहले बंद हो चुका है। खूब लोगों के पास में ब्लॉक पड़े हैं, कुछ लोग ब्लॉक को जला रहे हैं, कुछ तांबे के अंडे वो वगैरह वो सब सेट था वो बेच रहे। तो आपको मतलब मैं थोड़ा जल्दी कहानी बता रहा हूँ, शायद आपको रिलेट नहीं करेगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने सोचा कि क्या इन्वेंशन इसमें हो सकता है जिससे मेरे गांव के लोगों को काम मिल सकता है। और उससे मुझे मेरे दिमाग में आया कि एक फ्रेश जो पत्ता है उससे हम लोग इम्प्रेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे बैठे हुए मेरे दोस्त लोग हैं, उन्होंने वर्धा आकर देखा है कि किस प्रकार से हम लोग उसको करते हैं। तो हम लोगों ने फ्रेश पत्ता लेके उसमें कलर लगा के छाप के देखा। और YouTube में आप डालेंगे नेचुरल डाइज मुकेश तो आपको 20 साल के पहले का मेरा एक वीडियो आएगा। तो उसमें पत्तों को इस्तेमाल करके हमने खूब सारे डिज़ाइन बनाए, खूब सारे कलर इस्तेमाल किए, नेचुरल डाइज को लेकर काम किया। और आज 350 कारीगर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जिसको लेकर के हम लोग साड़ी, स्टोल्स, दुपट्टा, बेड कवर्स, रनर्स, टेबल मैट्स, ऐसे अन्य कई उत्पाद जैसे ड्रेसेस है, शर्ट है, ऐसे बनाते हैं। और जो मैंने शर्ट और ये जो स्टोल पहना है उन्हीं कारीगरों का बना हुआ है। तो इसमें नेचुरल डाइज का खूब सारा इस्तेमाल करते हैं। कुछ इको फ्रेंडली डाइज, केमिकल डाइज, रिएक्टिव डाइज भी इस्तेमाल होती है लोकल की पूर्ति करने के लिए, क्योंकि ब्राइट शेड्स नेचुरल डाइज में नहीं आते। लेकिन हम लोगों की कोशिश है जहाँ पर कारीगरों को, पहला फोकस हमारा है आर्टिजन्स और फार्मर्स। तो उस तरह से हम लोग उन लोगों को जोड़े और जिस प्रकार की डिमांड होती है उसको सप्लाई करें और वो कारीगरों के हाथ को 12 महीना काम मिले, ये उद्देश्य के साथ में चल रहे हैं। खूब सारा है बताने को, समय की कमी है, सिर्फ मैं इतना बताता हूँ कि हम लोग कपास से कपड़े तक काम कर रहे हैं। इसमें काफ़ी इन्वेंशन है, जैसे ब्रश लाइन प्रिंटिंग का, पत्ते फ्रेश लीफ प्रिंटिंग का। उसके बाद ये सुकलीबाई की जो कहानी है छोटी सी बता के मैं ख़त्म कर रहा हूँ। सुकलीबाई हमारे वर्धा सेंटर से, हमारा जो खादी का सेंटर है वहाँ से सुकलीबाई कुछ एक 10 से 12 किलोमीटर एक गांव है जहाँ पे मुझे मेरे डिस्ट्रिक्ट में छपाई की बहुत सारी हिस्ट्री मिली। तो जिसमें वो 40-50 साल पहले वो बड़े बड़े झाजम जो हैं वो छापते थे। वैसे होम फर्निशिंग का काम वहाँ चलता है और वो होम फर्निशिंग का काम करने के लिए वो बड़े बड़े ब्लॉक्स, जैसे जनरली वो मिट्टी के जो वो छापते हैं उस टेक्निक को क्या कहते हैं, अपने बगरू वाला टेक्निक, दाबू में जैसे बड़े ब्लॉक यूज होते हैं बड़ा वाला, वो उस टाइप के ब्लॉक्स वहाँ हुआ करते थे और उस टाइप का काम वहाँ चलता था। और वहाँ से करीबन 300 किलोमीटर के रेडियस में वो बेचने का काम भी करते थे। लेकिन एक अचानक वहाँ सुकलीबाई में एक नदी भी बहती है, वो अचानक काम जो है वो बंद हो गया और करीबन 200 फैमिली डाइवर्ट हुई। और वो काम बंद होने का रीज़न था क्योंकि वहाँ डैम बन गया और वो डैम बनने से पानी रुक गया और बाकी के सीज़न में पानी बहता नहीं था, एक ही सीज़न में पानी बहता था। तो लोगों को वो समर में खास करके ये दाबू और बाकी का काम जैसे चलता है वहीं वहाँ पे भी यही काम समर में सबसे ज़्यादा चलता था। तो उन लोगों को
आगे नहीं पता था कि इसका अभी क्या करना, तो बहुत सारी फैमिलीज जो है डाइवर्ट हो गई, किसी ने चाय की टपरी, किसी ने खेती, किसी ने कुछ। तो ऐसे एक स्टोरी मुझे वहाँ मिली जो फैक्ट है, और उसके बाद अभी मतलब उनके साथ में मैंने सोचा कि उनके साथ काम शुरू किया जाए, वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट उस तरह से किए जाए। लेकिन एक 50 साल के बाद में कोई जाता है और उनको बोलता है कि आप अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो वो पूछेंगी कि भैया आप क्यों आए, 50 साल पहले आना था ना। तो जो भी है, उसके बाद हमने मगन संग्रहालय में जो इंस्टीट्यूशन है हमारा, खादी का इंस्टीट्यूशन, विच इज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन 1938, और वहाँ पे काम शुरू किया। तो आसपास के जो लोग हैं उनको लेकर के काम किया। वहाँ से गांव से 1-2 लोग आए, बस 2-3 साल काम किया, उसके बाद में वो भी नहीं आ पाए। लेकिन वर्धा के लोग जो हैं और आसपास के गांव के दूसरे लोग, वो जुड़ के आज 350 लोग जो है वर्धा की इस मगन खादी इंस्टीट्यूशन में, मगन संग्रहालय इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं। और फार्म टू फैब्रिक कॉन्सेप्ट में करीबन 7 टेक्निक से काम होता है। मैं इन्वाइट करना चाहूँगा आप सभी को कि आके ज़रूर एक बार भेंट दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। उन्होंने जो सुतली बाई वाली जो स्टोरी बताई है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सोचने के लिए, और जो उन्होंने भी हम बात कर रहे थे कि क्राफ्ट बहुत ही इंटरकनेक्टेड चीज़ है जो हमारे पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। जो दिल्ली में लोग बैठ के डिसीजंस लेते हैं तो उनसे कैसे क्राफ्ट और वो चेंज होता है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम भी ये जो स्टोरीज़ हैं, इम्पैक्ट स्टोरीज़ हैं, चेंज की स्टोरीज़ हैं, हमें किसी तरह इन्हें डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है, ताकि हम जब क्राफ्ट की बात करें तो हम भी सिर्फ प्रोडक्ट तक ना सीमित रह जाएं। नमस्ते, मैं रोहित राठौड़। मेरा नाम मैं बंजारा कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, और मैं जो कि माँ से बेटी को मिलने वाला वारसा बोला जाता है कि सुई और धागे का काम बस लड़की लोग ही करते हैं। तो मैंने मेरे दादी से मैंने पूरे 80 स्टिचेस सीखे थे। तो मेरे दादी से जब मैंने 80 स्टिचेस सीखे, तब मेरे 12 यूनिट मैंने डिप्लोमा किया फैशन डिज़ाइनर। तब मैंने एक विलेज में आके मेरा बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद मेरा मेन क्वेश्चन था कि जो विलेज के जो लेडीज है, खास करके महाराष्ट्र के, कि जो लेडीज नीडल का काम नहीं करना चाहती है, उन लेडीज को हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया, और उनको धीरे धीरे जो यंग जनरेशन है उनको बताया कि हम एम्ब्रॉयडरी में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उनको एम्ब्रॉयडरी में लेके आए। फिर जो कि गाँव की जो ओल्ड लेडीज है, कि जो बंजारा एम्ब्रॉयडरीज को लोगों ने अलग तरीके से प्लेस किया हुआ है। हर एक जो बंजारा मोटिव्स है, मीनिंगफुल मोटिव है, पूरे ट्रेडिशनल मोटिव है, इसको जो अलग तरह से लोगों ने प्लेस किया हुआ है। जो हमारा जो लुप्त होती जा रही है ट्रेडिशनल कला, उसको हम मार्केट में कैसे लेके आए। तो जो ओल्ड लेडीज के पास जाके उनके ट्रेडिशनल मोटिव, ट्रेडिशनल कलर पैलेट, ये कलर पैलेट वो लोग क्यों यूज करते थे, इसके ऊपर क्या मीनिंग है, तो ये सब कुछ हम लोगों ने स्टडी किया, और हम लोगों ने फिर उसके ऊपर काम स्टार्ट किया। जैसे कि जगह, तो जो जगह के कारण ज़्यादा मैं लोग विलेज ज़्यादा पसंद करता हूँ। जहाँ की पर्टिकुलर बंजारा कम्युनिटी रहती है उसको तांडा बोला जाता है। उनका रहन सहन, उनका बैठना उठना, ये सब रिलेटेड उनके स्टिचेस के नेम से, और कलर पैलेट। जैसे कि अभी बहुत सारे डिजाइनर्स आते हैं और कलर पैलेट के बारे में बोलते हैं कि बंजारा का कलर पैलेट आप लोग चेंज क्यों नहीं करते, इतने डार्क कलर होते हैं, सब कुछ चीज़ें होती है। तो एक में रीज़न ये है कि बंजारा का कलर पैलेट ना चेंज करने का, क्योंकि कलर पैलेट हम लोग चेंज कर देते हैं तो उसके ऊपर जो स्टोरी है और उनका मीनिंगफुल मोटिव है वो नहीं रहेगा, वो एज अ डिज़ाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसीलिए हम लोग ट्रेडिशनल कलर पैलेट ही फॉलो करके आगे काम कर रहे हैं। जो थिंक है मेरा, ज़्यादातर मैं ट्रेडिशनल मोटिव को लेके ही काम कर रहा हूँ। ट्रेडिशनल मोटिव के पीछे मीनिंग क्या है, उनका रहन सहन तरीके से, जो मोटिव के रिलेटेड के नेम है, पूरे मुझे 80 चीज़ेस आते हैं, और 80 चीज़ेस के बारे में पूरा मुझे मीनिंग पता है कि उन लोगों ने जो डेली लाइफ में उनकी रूटीन चलती है, जो डेली लाइफ में वो लोग जो चीज़ें यूज़ करते हैं, उसको रिलेटेड ही अलग अलग स्टिचेस के नेम रखे हुए उन लोगों ने। हेलो, मेरा नाम सैयद अमीन शाह है और मैं बंदेज से जुड़ा हूँ। तो बंदेज से जुड़ने का मेरा रीज़न ये है कि मेरी स्टोरी है, लेकिन मम्मी के ऊपर है पूरी, क्योंकि थैंक यू मैम।
हाँ, तो हम लोग, मेरे जब पापा थे वो बंदेज से, कोई हमारी फैमिली में बंदेज से कोई जुड़ा हुआ नहीं है। तो हमारे पापा थे वो टाइम पे उनका काम नहीं चल रहा था सही से, और कुछ काम था। तो लेकिन वो टाइम पे मेरी मम्मी थी वो बानी का काम करती थी, टाई एंड डाई का। तो ईद पे भी हमारे पास इतने पैसे नहीं थे जो मेरे पापा हमको दे सके या कपड़े खरीद के दे सके। लेकिन मेरी मम्मी थी, उन्होंने 25 या 30 रुपए को जोड़ के रखे थे, तो उनमें से उन्होंने हमको कपड़े खरीद के दिए। तो वो चीज़ जब उन्होंने हमें बताया तो वो चीज़ जान के मुझे बंदेज के प्रति और जानने की वो हुई, आकांक्षा हुई कि मैं बंदेज में कुछ समझूं। और जितना जितना मैंने अंदर गया उसके, तो उतनी ज़्यादा जानकारी मिली मुझे ये चीज़ के लिए, और आज मैं बंदेज का ही काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छी स्टोरी आपने बताई, थैंक यू हमसे शेयर करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गौसिया बेगम। हमारा उदयगिरी मंडलम है, जिला नेल्लूर जिला। वहाँ पे हमें वुडन कटलरी नक्शी डिजाइन बनाते हैं। और जो हमारे बस्ती में सब गरीब लोग रहते हैं, वो लेडीज़ को हर उनके घर के पास जाके सबको भी ये काम सीखने से थोड़ा फ़ायदा मिलता। घरों में बैठे तो क्या काम कर सकते नहीं, आपके बच्चों को पढ़ाने लिखाने, जो घर में का खर्चा करने के लिए आपको अच्छा रहता बोल के उनको काम सिखाती थी। एक बैच 30 जने बना के एक बैच मिला के उनको काम सिखाती। एक महीना उनको थोड़ा सा काम आया, तो थोड़ा काम आने के बाद उनको जो रोज़ भी मेरे पास आके काम करते हैं, उनको मेहनत करते हैं, उनको खाली नहीं भेजना बोल के थोड़ा पैसा भी मेरे हाथ के दे के उनको काम सीखी। ऐसा 30-30 आदमी के लिए बना के 400 आर्टिजन बनाई मैं। 400 आर्टिजन बना के उनको काम कराती है। और हमारा सामान जो लेपाक्षी को जो हमारा ऑनलाइन भी है, वो ऑनलाइन के तरफ से कोई भी हमको ऑर्डर दिए तो उनको हमें बना को भी भेजते हैं। और नवे नवे मॉडल भी हमको डीसी है जो लेपाक्षी की तरफ से भी वर्कशॉप मिलता रहता। उन्हों भी हम ना को 15 दिन का एक वर्कशॉप रखते। और डीसी है जो वाले 2 महीने का, वैसा भी नवे नवे मॉडल 3 साल में एक बार नवे नवे मॉडल है, तो कस्टमर भी हमारे पास बोलते बोल के हम नवे नवे डिजाइन बनाते हैं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। जी, मेरा नाम अलीम अशरफ है और मैं लेदर क्राफ्ट का काम करता हूँ। मैम, ये मेरी सोच है, वेस्ट फॉर द कूड़ा। मतलब कूड़ा, मैं जब लेदर क्राफ्ट का काम करता था इसमें 3 क्लॉथिंग प्राइवेट लिमिटेड में, तो मैं वहाँ देखता था, मैं जब वहाँ सीख रहा था तो देखता था वहाँ बहुत सारे कूड़ा इकट्ठा हो जाते थे। सॉरी बहुत सारे कूड़ा इकट्ठा हो जाता था और वो फेंक देते थे लोग। फिर मैं कुछ दिन काम करता, वहाँ सीखा भी काम, काफ़ी समय तक काम किया। और वहाँ से फिर एक बार हम घूमने गए थे आगरा, ताजमहल देखने अपने दोस्तों के साथ। तो आगरा में बहुत बड़ा काम है लेदर का, बहुत ज़्यादा जूता वगैरह वहाँ बनाए जाते हैं, बहुत सारा काम है। तो वहाँ वेस्ट भी बहुत ज़्यादा देखा हूँ मैं। तो वहाँ लोग उसको लेदर को जला भी रहे, यहाँ वहाँ फेंक भी रहे। तो मैं सोचा कि क्यों ना इस पर अपना के फोकस किया जाए, मैं उससे कुछ बना सकता हूँ। तो मैं उसके लिए उस पर काम किया। फिर मैं मतलब ऐसे क्या कहते हैं उसको, पैसे और एजुकेशन से थोड़ा कम हूँ। इसके लिए मुझे सपोर्ट करते हैं हमारे सर रिभव कपूर, जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कोनो कंपनी। तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और उस कचरे को हम लोग परचेज करते हैं वहाँ। फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके कैटेगरी, मतलब इसमें साइज वाइज उसको अलग अलग करते हैं। फिर उससे बैग बनाते हैं, उस पर डिज़ाइन, उसी वेस्ट से उस पर डिज़ाइन फिर हम लोग क्रिएट करते हैं, जो शायद उसको और अच्छा बनाए। तो कोशिश मेरी यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कूड़ा ख़त्म करूँ। और लोगों से जुड़ते भी, हमने अपना नोएडा में 2-3 जगह मेरे जानने वाले हैं, वहाँ उनको सिखाया भी है। और आगे हम धागे का भी वेस्ट को ख़त्म करने के लिए सोच रहे हैं। उसके लिए लोग धागे से तो बहुत कुछ बनाते हैं, कपड़े भी बनाते हैं, जो भी धागा ख़राब होता है उसको लोग फेंक देते हैं। मैं यहाँ लाया नहीं हूँ कुछ दिखाने के लिए, पर यह है कि हमने उस पर सोच तैयार किया और आगे हमारा फोकस है कि मैं उसको भी मतलब अपने डिज़ाइन में शामिल करके उससे बैग बनाए और आप लोगों को भेंट करें। थैंक यू एवरीबॉडी। ओह सॉरी।
हेलो, मैं नौकरी करने वाली नहीं, नौकरी देने वाली बनूंगी। यह कहानी है मध्य प्रदेश राज्य के छोटे से डिस्ट्रिक्ट हरदा के एक छोटे से दूरस्थ गांव के फुलड़ी की रहने वाली वर्षा की। किसी कारण से जिस संगठन में काम करती थी, जब उसे टाटा बाय बाय कहा गया तो साथ में ताने भी मारे गए कि तुम तो पढ़ी लिखी नहीं हो, तुम्हें कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। उसे अपमान महसूस हुआ और उसने ठाना कि अब मैं नौकरी करने वाली नहीं, नौकरी देने वाली बनूंगी। वर्षा ने सोचा अब मैं क्या करूं। फिर उसने दोस्तों और अपने मार्गदर्शकों से बात की। चर्चा में निकल के आया कि बैग बनाए जाएं और बैग पे गोंड, मधुबनी, मंडला आर्ट के चित्र बनाकर इसको बाजार से जोड़ा जाए। उसने लगातार प्रयास किए और पिछले 3 सालों में वह 3000 से ज़्यादा बैग बेच चुकी है। करीब 5 लाख रुपए का उसने बिजनेस किया है और अब वह 20 महिलाओं के साथ अपनी यूनिट को सफलतापूर्वक चला रही है। और यह कहानी केवल वर्षा की नहीं है, उन लाखों करोड़ों हमारी बहनों की है जो दूरस्थ गांव में रहकर आप जैसे संगठनों की मदद से एक सुनहरे अवसर की तलाश में हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा, ये लास्ट है, उसके बाद प्लीज़ फिर सबको हाँ सॉरी, क्योंकि अभी दूसरा सेशन होने वाला है ना। पर हम बाहर चलते चलते हम प्लीज़ एक दूसरे की जीन देख सकते हैं। థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం. నాకు తెలుసు మీ అందరికీ కూడా కొంచెం తెలుగు అర్థం కాదని, కాకపోతే నేను నా భావజాలాన్ని వ్యక్తీకరించుకోవడానికి తెలుగు అనేది నాకు అనుకూలమైన భాష. మా పూర్వీకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మీకు తాళపత్రాలు అంటే ఐడియా ఉంటుంది కావచ్చు. ఈ తాళపత్రాలు అనేటివి ఒకటి రాతపూర్వకంగా ఉంటాయి, ఇంకొకటి పిక్టోగ్రఫీ. మ్యాక్సిమం మీకు అందరికీ తెలుసు. పిక్టోగ్రఫీ అంటే దృశ్యాలను చూపిస్తూ ఏన్షియంట్ టైంలోని కల్చర్ని, ట్రెడిషన్ని, వాళ్ళు ఏ విధంగా జ్యువెలరీ కానీ సో ఎలా వియర్ చేసుకున్నారు అనేది కూడా మనకు క్లియర్గా పిక్టోగ్రఫీలో వస్తుంది. ఇది ఎక్కడి నుండి వస్తుంది? రూట్స్ ఆఫ్ హరప్పన్స్. ఆ సివిలైజేషన్ నుంచి కూడా ఈ కల్చర్ అనేది మన దాంట్లో ఉంది, కానీ ఎవరు కూడా దీన్ని గుర్తించడం లేదు. ఇది దాదాపు కనుమరుగైపోయింది. సో నేనేం చెప్పదలుచుకున్నానంటే, ఇది ఏదైతే ఉందో ఈ కళని మనం అందులోని మోరల్ స్టోరీస్ ఇప్పుడున్న ప్రస్తుత సమాజానికి ఇవి చాలా అవసరం. ఇప్పుడున్న ప్రస్తుత సమాజంలో క్రిమినాలిటీ అంటే ఈ నేరాలు కానీ ఇవిటికి కానీ సంబంధించి నీతి నడవడికి సంబంధించి నేను మాట్లాడుతున్నాను. మనకు అప్పుడున్న ఋగ్వేద, సామవేద, ఈ చాతుర్వేదాలు ఉన్నాయి కదా, అవిను వివిధ గ్రంథాల నుంచి సారాంశాన్ని రాసేవారు. కానీ ఎవరైతే చదువుకొని వారు ఉంటారో వారు దాన్ని ఈజీగా అర్థం చేసుకోలేరు. ఏదైతే దృశ్య రూపంలో ఉండడంతో మనం వెంటనే అర్థం చేసుకుంటాం, పిక్చర్ చూడగానే అర్థం చేసుకుంటాం. ఇట్స్ అ మెయిన్ థింగ్, ఈజీ టు దాన్ని విస్తరించడంలో ఇది ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తుంది. సో నేనేం చెప్తా అనుకుంటున్నానంటే అది మనకు చాలా అవసరం. అందులోని సారాంశం అనేది ప్రస్తుత సమాజానికి చాలా అవసరం. సో ఇది నేను ముగిస్తున్నాను ఇంతటితో. थैंक यू सबको ये वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। अगर आपको बोर हुआ, अच्छा नहीं लगा, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। मुझे तो बहुत मज़ा आया। और जो लोग अगर आप में से कोई भी अपनी जीन मुझे दिखाना चाहते हैं या इसके बारे में कुछ बात करना चाहते हैं, कोई भी अगर आपको स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड अगर कभी भी कोई आपके काम से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ आप मेरे पास कार्ड नहीं है, पर हाँ मेरा कांटेक्ट ले सकते हैं। हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे, जैसे हम भुजोड़ी के आर्टिजन्स के साथ काम कर रहे हैं। तो प्लीज़, थैंक यू सो मच।